पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं जिनका उपयोग फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह इसमें भी उपयोग होता है। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा आज का फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है, और उतना ही देश के लिए भविष्य का एक ये बड़ा इंश्योरेंस बनता है। कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। बहुत बड़ा रिजर्व, हमारा साल का करीब 1 बिलियन टन का है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है, 1 बिलियन टन का कंजम्पशन है। तो अगर हम सीधा ही देखें तो 400 साल का हमारे पास कोयला ऑलरेडी मौजूद है। तो जब इतना कोयला मौजूद है तो इस कोयले का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके, और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो जाएगी। इस स्कीम का आज जो बेसिकली कोल में दो तरह की गैस होती है। एक गैस होती है अंदर मीथेन, मतलब कोयले का जहाँ पे डिपॉजिट्स होते हैं अंदर गहराई में मीथेन के रिजर्वॉयर्स होते हैं, तो वहां से मीथेन निकाली जा सकती है ड्रिल करके। और दूसरा तरीका है कोल को गैस में कन्वर्ट करने का। तो आज का जो है प्रोग्राम ये है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट, इसका गैसिफिकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है, और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे। बेसिकली ट्रांसपेरेंट बिडिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी गिवन एज कैपेक्स इंसेंटिव, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रॉपर्ली डिफाइंड माइलस्टोन्स होंगे। हर प्रोजेक्ट पे 5,000 करोड़ रुपए का कैप लगेगा, मतलब इंसेंटिव देने के मामले में, जिससे कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो पाए। 5,000 रुपीज़ का कैप, एक कैटेगरी के लिए 9,000 कैप, और पर एंटिटी 12,000 रुपीज़ का कैप। जहां पर भी कोल और लिग्नाइट के लिंकेजेस दिए हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वहां पर अगर कोल और लिग्नाइट का गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट आता है तो उसका लिंकेज का टेन्योर 30 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और देश में अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस की, तो अपनी देश की ही टेक्नोलॉजी से इसका प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड स्टॉक सोर्सेज और इंपोर्ट को कम करना। एलएनजी जो कि करीब 50% से अधिक हमारी इंपोर्ट होती है, उसका रिडक्शन हो जाएगा। यूरिया हम बाहर से लेके आते हैं, वो भी भारत में बनने लगेगा। अमोनिया 100% इंपोर्टेड है आज, वो भी इससे भारत में बनने की नए रास्ते खुलेंगे। मेथनॉल 80 to 90% इंपोर्टेड है, वो भी यहाँ पे बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का, और विशेषकर करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो एक बड़ा कोल गैसिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है, वो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल से होगा। करीब 4 प्रोजेक्ट्स पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, और करीब करीब 25 प्रोजेक्ट्स बनने, टोटल 25 प्रोजेक्ट्स इसमें बनेंगे। करीब 50,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, और 6,300 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इस प्रोजेक्ट से आएगा। यानी प्रोजेक्ट में 35,000 करोड़ लगा रहे हैं, और 6,300 करोड़ हर साल रेवेन्यू आएगा। तो अपने आप में बहुत ही ये अच्छा, नेचुरली इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आज का जो अप्रूव हुआ वो हुआ सरखेज, यानी अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में
एक सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन, उसका आज अप्रूवल हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये जो एरिया है धोलेरा, ये सारा एरिया, ये बे ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी है ये। खंभात की खाड़ी के इस तरफ बड़ौदा, सूरत, ये सब चीजें, बड़ौदा यहाँ पर है, और इस तरफ नीचे सारा सौराष्ट्र का एरिया है। ये यहाँ पे भावनगर, भावनगर में बड़ा पोर्ट बन रहा है। यहाँ पर धोलेरा में मैसिव डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अगर कंपेयर करो तो सिंगापुर इज अबाउट 720 स्क्वायर किलोमीटर्स, धोलेरा इज अबाउट 900 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत बड़ा एक एरिया जो कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है, सेमीकंडक्टर का, एविएशन के कंपोनेंट्स का, सोलर सेल्स का, कई चीजें यहाँ पे, कई तरह के मैन्युफैक्चरिंग के काम यहाँ पर आ रहे हैं धोलेरा में। अहमदाबाद यहाँ पर है। अहमदाबाद से धोलेरा अबाउट 160 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, और ये एरिया पूरा अपने आप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। तो यहाँ पे सीधी एक अगर हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड लाइन, रेलवे लाइन बनती है तो पूरे एरिया का एकदम डेवलपमेंट बढ़ जाता है। इसी थॉट प्रोसेस के साथ, और एक बड़ा, जैसे ताइवान में शिंचू है, ताइवान में जो सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो है एक जगह शिंचू। तो वैसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। धोलेरा भविष्य में बहुत बड़ा एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर का बड़ा हब बने, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब बने, उस थॉट प्रोसेस के साथ इसका डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, और इस एयरपोर्ट की एक खासियत है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ता है। यूरोप की तरफ जब जाना है तो अगर भारत के मैप में इसको अगर आप देखोगे तो धोलेरा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट निकलेगी, नीचे अरेबियन सी से होके सीधा मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ जा सकती है। यानी पाकिस्तान की एयरबेस को, कभी पाकिस्तान एयरबेस अपनी बंद कर दे, जैसा होता रहता है, तो ऐसे केस में धोलेरा के एयरपोर्ट में एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दिल्ली से भी है, दिल्ली में भी अप नॉर्थ कश्मीर होते हुए जाया जा सकता है, वैसे ही धोलेरा होते हुए अगर जाएं तो अरेबियन सी से होते हुए जा सकते हैं। लोथल में आप जानते हैं कि लोथल भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एक पोर्ट था, जहां से ट्रेडिंग का बहुत बड़ा हब था। पूरे यूरोप के साथ, अरब के साथ यहाँ से ट्रेडिंग होती थी। तो लोथल में बहुत बड़ा हेरिटेज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट, और यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हब बन रही है, और नीचे भावनगर के साथ कनेक्टिविटी। तो इस एरिया की कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, पूरे सौराष्ट्र को कनेक्टिविटी मिल जाएगी यहाँ पर, मेन लाइन मुंबई की तरफ और साउथ की तरफ कनेक्टिविटी के लिए। ये प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स हैं। मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन होगा 4 जगह, 3 जगह, साबरमती में, वस्त्रापुर में, और एक और जगह, 3 जगह इसका मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन है। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर साबरमती में, हाँ गांधीग्राम में भी है मेट्रो का इंटीग्रेशन, वस्त्रापुर, गांधीग्राम और साबरमती। बुलेट के साथ इंटीग्रेशन साबरमती में है। फिर फ्रेट कॉरिडोर के साथ इंटीग्रेशन है, मोरैया जगह है, और ये सानंद के साथ इंटीग्रेशन है, बीसलपुर, ये गांव का नाम है बीसलपुर। और लोथल के लिए स्पर लाइन है, और सीधा धोलेरा एयरपोर्ट के अंदर ये लाइन जाती है यहाँ से, और आगे भावनगर जाती है बावलियारी से। और एक और कनेक्टिविटी आएगी यहाँ से नीचे से, जो लिंबड़ी, सौराष्ट्र, सुरेंद्र नगर है, वहाँ से सीधी आनंद के पास पेटलाद एक जगह है वहाँ के लिए। लोथल का ये मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स, आपको भी अगर समय मिले तो जरूर जाएं, एक ऑर्गेनाइज कीजिए आप सबके विजिट। शिपिंग से कोई है इधर? नहीं, शिपिंग वालों को बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा बना है, अभी हाल ही में मैंने देख के आया था,
बहुत ही अच्छा बना है। मतलब वाकई देश में एक बड़ी भारत की विरासत को दिखाने का, भारत की विरासत को वापस प्रदर्शित करने का बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की आप रेलवे में पर देखो तो कन्वेंशनली 110 kmph की ट्रेन होती थी हाईएस्ट, फिर 130 की आने लगी, फिर वंदे भारत बनी 180 kmph की, और नमो भारत बनी जो मेरठ में चली, और बाद में सरफेस पे भुज से अहमदाबाद और जयनगर से पटना चलाया जो गाड़ी, वो गाड़ी 180 की स्पीड की गाड़ी है। अब उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 220 kmph की ट्रेन ये बनाई जाएगी, 220 kmph की। और एक तरीके से ये मॉडल अगर यहाँ से सक्सेसफुल करने के बाद में देश में जितने सरफेस के प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको अपग्रेड करके सेमी हाई स्पीड करेंगे, और जो बड़े शहर हैं, बहुत बड़े शहर हैं 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले, उनको 350 kmph की स्पीड पे हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर से कंपेयर करेंगे, से उनसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसा अभी बजट में 7 कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, तो इस तरह से देश का एक कंप्लीट टोटली नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। इससे अहमदाबाद से धोलेरा के बीच में 48 मिनट्स रहेगा, साबरमती से धोलेरा, और जो अहमदाबाद का एक मेजर एरिया है सरखेज, वहाँ से हो तो करीब 34 मिनट्स में सरखेज से धोलेरा पहुँच सकेंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी खूब मेगा ब्रिजेस भी आ रहे हैं और वायाडक्ट्स और स्टेशंस, कनेक्टिविटी सब जगह। अच्छी बात ये हुई कि सरखेज धोलेरा का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें लैंड एक साथ एक्वायर कर लिया, तो जो लैंड उसके लिए एक्विजिशन हुआ था एक्सप्रेस वे के लिए, उसी में से 30 मीटर का कॉरिडोर इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग, 2 करोड़ 40 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगा, which is equivalent to planting about 10 lakh trees. आज का नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पीपीपी के माध्यम से मॉडर्नाइजेशन करना उसका और अपग्रेडेशन करना। इसमें पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से पीपीपी का प्रोसेस रन किया गया है, और आज कैबिनेट में उसका जेवी बनाने का अप्रूवल मिला। कंप्लीट इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह अपग्रेड करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, और इसका एंटायर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीपीपी में होगा। इसकी जो लीज है लैंड का वो सब काफ़ी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिर कई तरह के अपग्रेडेशन है, टेक्निकल अपग्रेडेशन है, जो कोडी कंप्लायंट रनवे और कई तरह की चीज़ें। तो दोस्तों, जिस तरह से एनडीए 3.0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में एक के बाद एक देश की बुनियादी नींव को मजबूत करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले लिए गए हैं, रेलवे के 2,60,000 करोड़ के करीब, हाईवे के 3,38,000 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो के 1,44,000 करोड़ के 5 नए एयरपोर्ट्स, एक मेजर पोर्ट, एक शिप रिपेयर फैसिलिटी, 2 नए रोपवेज, फिर करीब 8 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, और 3 करोड़ पीएम आवास योजना के घर, और जल जीवन मिशन। कुल मिला के आज एक नया इसमें डायमेंशन ऐड हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी का, कोल गैसिफिकेशन। तो कुल मिला के देश की इस मजबूत नींव को और मजबूत बनाने के लिए और विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के की अध्यक्षता में कैबिनेट में ये जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अब मैं आपके प्रश्न लेता हूँ। As per protocol, we will take questions from the first row, then second row, then third row. So starting from this, Poonam ji. खरीफ का एमएसपी आया है, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार से कितना अंतर है, और जो 50% बोला गया है कि लाभांश को जोड़कर है, तो वो किस ब्रेकअप से है, कृपया ये बताने का कष्ट करें। First row, Shrim. Yes.
Hi, sir. This is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have two questions. Quick clarity that when are you expecting, meaningful revenue generation from the coal gasification project? Is there any timeline to it? And the second question is with respect to that, would Coal India play a central role in this scheme, whether independently or could be in the form of JV with private companies? Next, Deepak. सर मैं दीपक सर टाइम्स ऑफ इंडिया से सर जो एमएसपी पे एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ रिसेंटली देयर हैव बीन लॉट ऑफ मीटिंग्स ऑन दिस जियोपॉलिटिकल इश्यूज वहाँ पे आई थिंक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पीपल हैव सेड दैट इफ द प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल गो अप input cost may go up. So I'm asking, if that happens, will the MSP be reviewed, because that will be also an increased input cost. Front row, आप. सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर सीबीजी से कितना हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है गैस की वो मीट हो पाएगी, और सेकेंडली सर इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, और सर एमएसपी में जो पल्सेस और ऑयलसीड है उसमें तकरीबन 3 से 8% की बढ़ोतरी है सर, तो इसका इन्फ्लेशन पे कितना असर आप देख रहे हैं? लक्ष्मण, नेक्स्ट. सर मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से, मेरा सवाल है कि हम लोग 2023 तक 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन का टारगेट रखे हैं, और जो कोल इंडिया का प्रोडक्शन इंक्रीज है वो पिछले 3 साल में परसेंटेज टर्म में देखे तो थोड़ा बहुत कम होता हुआ गया है। तो इस कोल गैसिफिकेशन के लिए जरूरी कोल का उत्पादन करने में क्या कोल इंडिया सक्षम है, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे? और दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 3 दिन पहले अपील की थी, क्या उस अपील पर कैसे अमल करना है, इस पर कोई कैबिनेट में चर्चा हुई क्या? Next. Sir, Prakash Pridashi from ET Now. So the government is already running a coal gasification scheme with financial support of rupees 8,500 crore. So the scheme which has been announced today is the extension of the previous scheme or a brand new scheme? Second row, left front. हेलो आप बताइए. सर, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। कोल गैसिफिकेशन की जो स्कीम आप लेकर आए हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो हमको एलपीजी का मिलेगा और साथ ही फर्टिलाइज़र के लिए मिलेगा, तो कब से जो प्रोडक्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा मार्केट को? इसका कोई टाइमलाइन, और इस पे कितना गवर्नमेंट जो है वो अपना बजट खर्च कर रही है? दूसरा, एमएसपी अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन क्या जो आने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने की आशंका है, क्या उसको भी साथ में कंसीडर करके इसे अनाउंस किया गया है, या आगे इसकी संभावना बनी रहेगी? नेक्स्ट. सर सिद्धार्थ हूँ मैं। सर ये जो कोल गैसिफिकेशन की जो बात की जा रही है सर, इसमें झरिया कोल फील्ड की अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में जगह जगह आग लगी हुई है, क्या उसके लिए भी कहीं कोई इसमें कोई योजना है कि उस कोयले को भी हम इस्तेमाल कर सकें? दूसरा सवाल है हमारा सरखेज धोलेरा वाले प्रोजेक्ट के लिए, सेमी हाई स्पीड ट्रैक है, तो इसमें किस तरीके की ट्रेन चलेगी? क्या मौजूदा वंदे भारत या इससे अपग्रेडेड वर्जन चलाया जाएगा, या कुछ डिफरेंट आप लोग करने जा रहे हैं? नेक्स्ट. सर मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिजनेस से हूँ। सर ये जो प्रोजेक्ट है कोल गैसिफिकेशन का, हालांकि इसको 2030 तक 100 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है, क्या ये 100 मिलियन टन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है बीएचईएल, गेल, कोल इंडिया और महानदी कोलफील्ड, इन्हीं से भी इंक्लूडेड है इसमें ये 100 मिलियन टन का? और उसके साथ वो पायलट प्रोजेक्ट में 8,600 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से वीजीएफ के तौर पर दिया गया था, उसको एक्सटेंड करते हुए 37,500 करोड़ दिया गया है, उसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें ये मनी भी इन्वेस्ट होगा क्या सर? सर मैं सचिन भदौलिया हूँ, मेरा सवाल है ये कोल गैसिफिकेशन के प्लांट को लेकर, क्या उसमें हम लोगों ने प्लांट कहाँ लगेंगे, या उसके बारे में कोई योजना बनाई है, या उसको चिन्हित किया गया है, और कब से प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा इसका? शिशिर. Sir, Shishir from Hindu Business Line. I have two questions. One is about can you give the details of the 4 plants which are under manufacturing? And the second thing is that the annual revenue realization of rupees 6,300 crore, will it be shared with the states also? Fourth row, anybody? No. Fifth, sixth. बैक साइड से आप इनसे पहले मैडम से, आप इनको दीजिए. सर मेरा कृष्ण मोहन शर्मा, एक फॉलोअप सवाल है कोल गैसिफिकेशन से, कि 2040 तक अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो हमारी एलएनजी और पीएनजी की कॉस्ट में कितना रिडक्शन आएगा सर? ठीक, दीजिए, इनको दीजिए, मैडम को दीजिए. Hi sir, this is Shilpa from the Economic Times. My question is on coal gasification.
So how much of LNG and other petrochemicals, is there an internal analysis of how much it will be substituted? And a second follow-up question on the private companies' participation. Are we open to the idea of getting private companies into this? आपके पीछे, हाँ, yes, please. Hello, sir. Rituraj here from Mint. So following up what my colleagues have asked, is this an extension of the existing scheme? And if not, would the incentives given under the previous scheme be increased? And also, given that the current projects which are undergoing, they have not been as successful as anticipated, is there a timeline for these projects to be completed that's being stipulated? Yes, आपके पीछे, ऋषभ. Sir, Rishabh with NDTV Profit. Import, what is the government envisaged in terms of cutting the import bill via the coal gasification scheme? बस, I think anybody else? पीछे, हाँ, yes. सर ये सिंथेटिक कोल गैस की रसोई टंकी कितने की पड़ेगी, उस पे कोई सब्सिडी भी होगी क्या सर? One more question here, this side. सर जो गैस कोयले की योजना में जो गैस निकली, मैं संजीव राठी हूँ यूनिवार्ता से, जो कोल गैसिफिकेशन योजना में जो हमें गैस मिलेगी वो अभी एलपीजी जो हमें मिल रही है उसकी तुलना में सस्ती होगी या क्या अनुपात क्या होगा उसका? Thank you. I think बहुत सारे क्वेश्चन आए कोल गैसिफिकेशन पे, एंटिसिपेट